बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि सर साइंस में जाएं, कॉमर्स में जाएं या फिर आर्ट्स में जाएं। डू यू एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग विद नंबर्स एंड फॉर्मूलाज? क्या तुम्हें मजा आता है नंबर्स को सॉल्व करने में? अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर नीट का एग्जाम होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई करने का मौका मिलता है और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, भारत के अंदर डॉक्टर बन सकते हैं। जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं कि कैसे पैसे को संभाल के रखा जाए, कैसे उसको अलग अलग जगह पर कंपनीज के अंदर लगाया जाता है या फिर किसी भी देश के अंदर लगाया जाता है, तो उसके लिए आपके लिए कॉमर्स सबसे बेहतरीन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के इस प्यारे से सेशन में। क्लास 10th के अपने प्यारे बच्चों के साथ नहीं भैया, वो हमारे प्यारे बच्चे जो अब क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं और अब क्लास 11th में जाने लगे हैं, उनके लिए हमारा एक आज बहुत ही जबरदस्त ये सेशन आपको आता हुआ देखने को मिलने लग गया है। हमारे आज के सेशन में हम लोग आप सभी के साथ बात करेंगे कि वो हमारे प्यारे बच्चे जो कक्षा 10वीं का एग्जाम दे चुके हैं और कक्षा 11वीं के अंतर्गत वो अगर किसी स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं, यानी कि अगर वो साइंस लेना चाहते हैं या फिर वो कॉमर्स में जाना चाहते हैं या फिर वो आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं, तो कैसे आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम सबसे बेहतरीन रहेगी और वो क्या तरीका है जिसको आधार बनाकर आप लोग साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों, चूज कर सकते हैं। इस सेशन की बहुत ज्यादा हमें नीड या फिर आप देखते हैं दोस्तों की जरूरत आते हुए देखने को मिल रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि सर साइंस में जाएं, कॉमर्स में जाएं या फिर आर्ट्स में जाएं। तो हमारे आज के सेशन में हम लोग साइंस के बारे में देखेंगे कि कैसे आप साइंस को चूज करें और क्यों आप साइंस को चूज करें, क्यों आप कॉमर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कराएं या फिर क्यों अब आप अपने आप को आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका पूरा का पूरा जरिया क्या होगा या फिर क्यों आपको आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग ये हमारा सेशन आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना अपने इस प्यारे से सेशन के अंदर एक एक कर कुछ बेसिक बातें होंगी, उनको डिस्कस करते चलेंगे। हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि जब आप लोग कक्षा 10वीं से कक्षा 11वीं के अंतर्गत जाएंगे और अगर आप लोग साइंस को लेते हैं या फिर अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम को लेते हैं तो आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप जो चीजें पढ़ेंगे उसके बाद आपको क्या करियर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं कक्षा 11वीं के बाद या कक्षा 11वीं के अंतर्गत, जैसे आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या फिर आप देखते हैं दोस्तों की इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं और यहां पर कक्षा 11वीं के अंतर्गत जो आपकी साइंस होती है वो विभक्त हो जाती है या फिर अलग अलग हिस्सों में आपको बढ़ती हुई दिखती है। 10th तक आप लोग एक साइंस की बुक पढ़ रहे थे, लेकिन 11th में ये अलग अलग हो जाती है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स कुछ कुछ आप देखते हैं कि बोर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और अगर आप रिसर्च करने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो साइंस साइड को आपको जरूर लेना चाहिए। साइंस स्ट्रीम आपके लिए सबसे बेहतरीन आती हुई देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि आपको एक्सपेरिमेंट करना या फिर जो डेटा कलेक्ट करना होता है, इस तरीके की जो क्वालिटीज होती हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। और अगर आप इन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं तो साइंस की तरफ जाना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है ना। उसी के साथ साथ आपको इसके अंदर काफी बड़े लेवल पर आप देखते हैं दोस्तों की लैब के अंदर ज्यादा टाइम गुजारना होगा, आपको डिफरेंट तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, चाहे वो केमिस्ट्री या बायोलॉजी से रिलेटेड हो, और इसके अंदर आपको अलग अलग चीजें देखने को इस पूरे से पूरे कोर्स के अंदर मिलने वाली है। डिस्कस करते हैं कि अगर आप साइंस साइड ले लेते हैं या फिर अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम को ले लेते हैं तो आपके सामने कौन कौन से करियर ऑप्शंस आते हुए देखने को मिलते हैं, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों कि आप मेडिसिन या फिर डॉक्टर बनने की तरफ जा सकते हैं। अगर आप भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर नीट का एग्जाम होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई करने का मौका मिलता है और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, भारत के अंदर डॉक्टर बन सकते हैं। उसी के साथ साथ आप इंजीनियर बन सकते हैं साइंस साइड लेने के बाद। भारत के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि हमारा IIT जेईई का एग्जाम होता है जिसको आप अपेयर कर सकते हैं और इंजीनियर बन सकते हैं। उसी के साथ साथ आप रिसर्च कर सकते हैं या फिर साइंटिस्ट बनने की जो फील्ड होती है उसमें जा सकते हैं। तो साइंस साइड लेने के बाद आपके पास डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट या फिर रिसर्च करने वाले जो हमारी फील्ड होती है उससे रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बात अगर की जाए दोस्तों कि इसके अंदर और कौन कौन सी नई नई फील्ड आ रही हैं, ये तो वो फील्ड है जो ट्रेडिशनल रही है। ट्रेडिशनल का मतलब कि इंजीनियर, डॉक्टर के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जो काफी सालों से हमें साइंस स्ट्रीम के अंदर या फिर साइंस साइड के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अब साइंस का जो पूरा का पूरा आप देखते हैं दोस्तों डायमेंशन है या फिर जो साइंस लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नए नए सब्जेक्ट्स और नए नए करियर प्रोफाइल आ रहे हैं। आप बन सकते हैं बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा, है ना, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि जो हमारी बायोलॉजी है उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उस पर नए नए तरीके से रिसर्च की जाती है। डेटा साइंस, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, जैसे जो पूरा का पूरा यूट्यूब जहां पर हमारा ये सेशन आता हुआ दिख रहा है, ये डेटा साइंस से रिलेटेड है। ये भी हमारे साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के जरिए क्रिएट किया गया है। एनवायरमेंटल साइंस के कैसे हम लोग अपने एनवायरमेंट
एनवायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं। इसके जैसी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको आप देखते हैं दोस्तों कि फ्यूचर में आते हुए देखने को मिलने लगी हैं। सैलरी की अगर बात की जाए कि अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिया के अंदर हमारे मौजूद इंजीनियर्स हैं उनकी सैलरी अगर स्टार्टिंग लेवल पर देखा जाए दोस्तों तो 8 से 7 लाख रुपए सालाना आपको आती हुई देखने को मिलती है। और वहीं अगर बात की जाती है दोस्तों डॉक्टर्स की तो वो आप देखते हैं दोस्तों कि 16 लाख रुपए तक सालाना आपको कमाते हुए देखने को मिल जाते हैं स्टार्टिंग फेज में या फिर शुरुआती फेज के अंदर। तो साइंस साइड वाले बच्चे क्यों और कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए कि अगर आपका रिसर्च करने का इंटरेस्ट है, अगर आप नंबर्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, अगर आप साइंस के सब्जेक्ट की तरफ अपने आप को झुका हुआ महसूस करते हैं तो आपको जरूर साइंस साइड में जाना चाहिए। तो यहां पर तो हमने साइंस के कॉन्टेक्स्ट में आप सभी के साथ बातें की। बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग कॉमर्स में जाना चाहें, है ना, और कक्षा 10वीं के बाद ये जो हमारा कॉमर्स वाला फील्ड होता है ये किस तरीके से और उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, इसको भी एक बार हम लोग समझते चलते हैं। तो बेसिकली अगर आप लोगों को पसंद है दोस्तों क्या अकाउंट्स को हैंडल करना, या फिर आप लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप बिजनेस स्टडीज को जानना चाहते हैं, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो क्लास 11वीं के अंतर्गत आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप कॉमर्स की तरफ जाते हैं। ध्यान देने की बात है दोस्तों कि इसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाती है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई या फिर कोई भी देश हुआ या फिर कोई भी संस्था हुई, उसके अंदर पैसा जहां से आता है उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, देश को चलाने के लिए जो देश का टैक्स आता है उसको कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाए, ये कॉमर्स के ही जो हमारे धुरंधर होते हैं उनके जरिए आप देखते हैं दोस्तों कि किया जाता है। इसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स और उसी के साथ साथ कैसे चीजों को बेचना खरीदना होता है वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि आपको ना रियल वर्ल्ड स्किल्स की जरूरत होती है कि आप कैसे पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग बजट या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि जो कॉमर्स रिलेटेड चीजें आप देख रहे हैं, जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि आप अगर जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं कि कैसे पैसे को संभाल के रखा जाए, कैसे उसको अलग अलग जगह पर कंपनीज के अंदर लगाया जाता है या फिर किसी भी देश के अंदर लगाया जाता है, तो उसके लिए आपके लिए कॉमर्स सबसे बेहतरीन है। बिजनेस से रिलेटेड चीजें आप देखते हैं दोस्तों कि बेसिकली कॉमर्स के अंदर पढ़ाई जाती हैं या फिर देखी जाती हैं। अब डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास 11वीं में कॉमर्स ले लेता है और फिर 12वीं में भी वो कॉमर्स को पढ़ लेता है तो उसके बाद उसको क्या क्या करियर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन की। ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले से ही मौजूद है। जैसे जब भी हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो हमारे सामने सीए आता हुआ देखने को मिलता है, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। काफी लंबी एक जर्नी होती है और उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि 12वीं के बाद आप सीए बन सकते हैं, जो काफी जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन इसके लिए आप अगर मेहनत करते हैं तो आप सीए बन सकते हैं। और सीए बनने के बाद फिर आप बड़ी बड़ी कंपनीज हुई या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि खुद आप अपनी भी सीए की फर्म खोल सकते हैं और लोग आपके पास आएंगे और फिर आपसे अपनी कंपनी के या फिर अपनी आप देखते हैं कि फैक्ट्री के बजट्स को मैनेज करवाएंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों आप अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस बन सकते हैं। इन कंपनीज जो बड़ी बड़ी आपको देखने को मिलती हैं, गूगल हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, आप देखते हैं दोस्तों कि हमारा ये फिजिक्स वाला माध्यम हुआ, यहां पर जो पैसा आता है ना इसका यूज सही तरीके से किया जाए, इसके लिए हमें फाइनेंशियल एनालिसिस्ट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स दिखते हैं जो बताते हैं कि पैसे का सबसे बेहतरीन यूज कैसे किया जा सकता है। और उसी के साथ साथ बिजनेस मैनेजर होते हैं जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। ये तो पुरानी कुछ प्रोफाइल्स हैं जो इस फील्ड के अंदर या फिर कॉमर्स के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अब आने वाला टाइम आप देखते हैं दोस्तों कि टेक्नोलॉजी का हो रहा है और उसके अंदर हमें डिजिटल मार्केटिंग आती हुई देखने को मिल रही है कि आप कोई भी सामान आज के टाइम पर अगर खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन चीजें अब कॉमर्स के साथ जुड़ गई हैं, जिसके जरिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जान रहे हैं। फिनटेक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी, और आप देखते हैं दोस्तों कि जो फाइनेंस की हमारी टीम है, जैसे फोन पे हुआ, आप देखते हैं दोस्तों कि हमारा गूगल पे हुआ, ये सारी के सारे फाइनेंस यानी कि पैसे के ही लेन देन से रिलेटेड है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया गया है। ये भी एक इमर्जिंग या फिर एक नई प्रोफाइल आपको आते हुए जमाने में देखने को मिलने लग गई है। या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आप खुद भी कोई अपनी चीज स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों कि अगर आप कॉमर्स करने के बाद फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बनते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी जो होगी स्टार्टिंग फेज या फिर कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप 18 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग मार्केटिंग मैनेजर बनते हैं तो लगभग 14 लाख रुपए सालाना आपकी कमाई होगी। कुछ बेहतरीन कंपनियां जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अपने यहां पर रखती हैं, एक आप देखते हैं दोस्तों कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एक है गोल्डमैन सैक, उसी के साथ जो जेपी मॉर्गन, डेलॉइट, पीएनजी एंड यूनिलीवर, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया भर के अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को रखती हैं। और यहां पर क्या किया जाता है दोस्तों कि ये ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी कंपनीज के जो बजट होते हैं उनको मैनेज करती हैं। तो यहां तक तो हमने कॉमर्स के और उसी के साथ साथ जो हमारे साइंस के बच्चे थे उनके लिए क्या क्या फील्ड बेहतर रहेंगी उनके साथ डिस्कशन किया। बात की जाएगी ह्यूमैनिटीज की, या फिर जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारी आर्ट्स फील्ड होती है या फिर जो हमारी ये ह्यूमैनिटीज होती है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर आप लोग कक्षा 11वीं के अंदर ह्यूमैनिटीज ले रही हैं या फिर आप आर्ट ले रही हैं
तो इसके अंदर आपको हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलता है, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब है कि आप हिंदी, इंग्लिश इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको जानने को और सीखने को मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, तो इसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होनी चाहिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और आपकी एक्सप्लेन करने की जो खूबी है वो बेहतरीन होनी चाहिए, है ना। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर राइटिंग की एबिलिटी हुई, डिबेट करना हुआ, रिसर्च करना हुआ और नए नए जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ग्राउंड लेवल पर जाकर सॉल्व करना हुआ, ये कुछ स्किल्स हैं जो इसके अंदर हमें आती हुई देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग क्लास 11वीं में ह्यूमैनिटीज लेते हैं या फिर अगर आप लोग क्लास 11वीं के अंदर आर्ट्स ले लेते हैं तो आपको कौन कौन से जो करियर प्रोफाइल होंगी वो देखने को मिल जाती हैं। आप लॉयर बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, यानी कि आप प्राइमरीली अगर देखा जाए तो जो हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होते हैं वो तो वैसे किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास थोड़ी ज्यादा एडवांटेज होती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर ना कुछ इमर्जिंग, तो ये तो कुछ हमारी ट्रेडिशनल वो रही थी, ट्रेडिशनल यानी कि पुराने समय से जो इस फील्ड से निकलने वाले लोग थे वो यही काम करते थे, या तो लॉयर बनते हैं या टीचर बनते हैं या फिर जर्नलिस्ट बनते हैं। लेकिन अब आने वाला टाइम बदल रहा है। अब पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हर कंपनी के अंदर पीआर मैनेजमेंट करने की टीम होती है जो हर ऑर्गेनाइजेशन की या फिर हर इंसान की इमेज को बिल्ड करती है, वो पब्लिक रिलेशंस होते हैं। उसी के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि जो भी यूट्यूब पर मौजूद वीडियो हुई या फिर इंस्टाग्राम पर मौजूद वीडियो हुई, उसकी स्क्रिप्टिंग तैयार की जाती है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट को जो लिखने वाले हमारे लोग होते हैं वो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आते हैं। सोशल वर्क एक ऐसी प्रोफाइल है जो तेजी से बदल रही है। समाज सेवक जो होते हैं वो आपको आते हुए दिखते हैं और ये जो समाज सेवक होते हैं ये बीएसडब्ल्यू या फिर एमएसडब्ल्यू करते हुए आते दिखते हैं, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क या फिर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क। और इसके जरिए आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हुई, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, यूनाइटेड नेशंस हुआ या फिर भारत के जो और बड़े संस्थान हैं, एनजीओ, उनमें काम कर सकते हैं। बात अगर की जाए दोस्तों कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमैनिटीज के बच्चों को रखती हैं, दी न्यूयॉर्क टाइम्स वो ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी ही बहुत सारी जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, हमारा योजना आयोग या फिर आप कह सकते हैं कि नीति आयोग हुआ, या फिर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस देखने को मिलता है, ये ह्यूमैनिटीज के बच्चों को अपने यहाँ पर रिक्रूट करते हैं। सैलरी की बात की जाए कि अगर आप लॉयर बनते हैं तो लॉयर बनने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख रुपए महीने के आसपास होगी और धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। और जर्नलिस्ट बनने के बाद आप 6 लाख रुपए सालाना आपको दिखती है, मैंने महीना बोल दिया है ना और उसी के साथ साथ जो हमारे जर्नलिस्ट लोग होते हैं या फिर जो हमारे पत्रकार लोग होते हैं उनकी सैलरी 8 लाख रुपए सालाना के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ डिस्कशन किया कि वो बेसिक क्या क्या प्रोफाइल्स आपको दिख सकती हैं, कि आप साइंस में क्या पढ़ेंगे, कॉमर्स में क्या पढ़ेंगे और आर्ट्स में या फिर ह्यूमैनिटीज में क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी करियर प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। अब आप क्या बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो साइंस आपके पास है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप कॉमर्स देखना चाहते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे और कौन सी कंपनी आपको रख सकती हैं फ्यूचर में, उसको हम पढ़ पाएं। अब कुछ मिथ्स हैं, मिथ्स का मतलब है दोस्तों कि कुछ गलत धारणाएं हैं जो हमारे कक्षा 11वीं के अंतर्गत इन अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसको भी एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्हीं धारणाओं को क्या करते हैं दोस्तों, तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये माना जाता है, लोगों का ये कहना है कि भैया जो साइंस है वो ओनली फॉर जीनियस, के साइंस जो होते हैं वो सिर्फ जीनियस स्टूडेंट लेते हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया जाता है। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। साइंस बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर फुल डेडिकेशन की जरूरत होती है। सिर्फ जीनियस लोग ही साइंस लेते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि कॉमर्स के अंदर सिर्फ मैथ होती है और ये सिर्फ बिजनेस की बातें करता है, ऐसा नहीं है। हमारी जो कॉमर्स होता है इसके अंदर आपको अलग अलग स्किल्स को डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है, तो ये सिर्फ मैथ से रिलेटेड नहीं है। उसी के साथ साथ ह्यूमैनिटीज जो है दोस्तों, इसके अंदर कोई जॉब्स नहीं है और इसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि उतनी ज्यादा मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं है, ये भी एक गलत बात है। ह्यूमैनिटीज तेजी से इमर्ज होने वाली हमारी प्रोफाइल है, जैसे हमने देखा सोशल वर्क हुआ, कंटेंट क्रिएटर्स हुए जो अलग अलग वेबसाइट्स पर या फिर अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर अलग अलग वीडियोस को क्रिएट कर रहे हैं। ये एक बड़ी तेजी से उभरने वाली जो हमारी क्या है दोस्तों, एक स्ट्रीम के तौर पर हमें आती हुई देखने को मिल रही है। अब यहां पर एक क्विक एनालिसिस आपको करना है, यानी कि आप एक स्टूडेंट होने के नाते कक्षा 10वीं का एग्जाम तो दे चुके हैं, अब जो कक्षा 11वीं में जा रहे हैं आपके लिए क्या बेहतर है उसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डू यू एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग विद नंबर्स एंड फॉर्मूलाज, क्या तुम्हें मजा आता है नंबर्स को सॉल्व करने में, क्या तुम्हें मजा आता है दोस्तों। आप देखते हैं कि मैथ के सवालों को सॉल्व करने में तो कहीं ना कहीं तुम्हारा अलाइनमेंट जो होना चाहिए वो कॉमर्स की तरफ आपको जाता हुआ देखने का मिलना चाहिए। आर यू इंटरेस्टेड इन बिजनेस, क्या आपको बिजनेस करने में मजा आता है या फिर बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स को आपको समझने में मजा आता है, दुनिया में बिजनेस से रिलेटेड चीजें क्या हो रही हैं वो आपको पसंद है, तब भी आप कॉमर्स की तरफ जाएंगे।
या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है लिखना, या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है, आपको टॉपिक्स पर डिस्कशन करना बहुत पसंद है, आपको समाज के अंदर मौजूद जो समस्याएं हैं उन पर बातचीत करना पसंद है, तो आप ह्यूमैनिटीज की तरफ जाएंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर आप मैथ के नंबर्स और फॉर्मूलाज को पसंद करते हैं, आप कॉमर्स की तरफ अपने आप को देखें, अगर आपका आंसर यस है। अगर आप पसंद करते हैं बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करना, तो आप कॉमर्स की तरफ अपने आप को जाते हुए देखते हैं। अगर आप लिखना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, आप पोएम्स को कविताओं को पढ़ते हैं, आप सामाजिक समस्याओं के ऊपर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं झुकाव आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज की तरफ होगा। और वहीं आप देखते हैं दोस्तों कि अगर आपका ध्यान बहुत ज्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज पर है और आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स को करने में इच्छुक होते हैं और ये आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करता है, तो मेरे भाई साइंस आपका इंतजार कर रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ सवाल हैं, आप अपने आप से पूछिए, और इन सवालों का अगर तुम्हें आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कौन सी साइड बेहतर रहेगी वो तुम डिसाइड कर सकते हो, है ना। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, ये हमारा आज का एक बेहतरीन सा सेशन हमने आप सभी के सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें आपको बताई गई हैं कि कैसे कॉमर्स और उसी के साथ साथ हमारा साइंस और ह्यूमैनिटीज आप चूज कर सकते हैं, इसी को आधार बनाकर आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करेंगे। अब लेते हैं आप लोगों से विदा, मुलाकात करते हैं अपने जरूर किसी और बेहतरीन सेशन में। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, और जरूर बताएं कि आप अगला सेशन किस टॉपिक पर चाहते हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि सर कैसे 11वीं में अपनी स्ट्रीम को चूज करें, है ना। अब उसी पर हमने ये सेशन किया। आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि अब आप कौन सी समस्या देखते हैं अपनी क्लास के संदर्भ में या फिर अपने भविष्य के संदर्भ में, उस पर जरूर हमारी टीम और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।